हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि मराठा शासन की जो शुरुआत है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है, और किस तरीके से हुआ है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे देखिए, क्या हुआ था कि मराठा शक्तियाँ शुरू में क्या थी, बहुत ही छोटे से भूभाग से उठकर वो एक बहुत ही बड़े से भूभाग में शासन करने वाली शक्ति बनकर उभरी थी। याद रखिएगा कि कहीं न कहीं जो 1761 का जो युद्ध हुआ था, 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था बताइए? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, थर्ड वॉर, ठीक है। तो जो पानीपत का जो थर्ड वॉर है वो हुआ, तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो युद्ध है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त कर दिया था। तो 1761 के बाद वैसे ही क्या हो गई थी, मराठा शक्ति कमजोर हो गई थी। और कहीं ना कहीं मराठा शक्ति जब कमजोर हुई तो उसके आंतरिक भागों में भी कहीं ना कहीं कमजोरी आने लगी। जैसे मान लीजिए उत्तराधिकार का जो एक प्रश्न खड़ा होता है, वह टॉपिक जो है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तराधिकार को लेकर वो जो है मराठा शक्तियां वो आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे। देखिए, यहाँ पर जो बालाजी बाजीराव थे, जैसे कि बाजीराव प्रथम भी कहते हैं, वो सभी पेशवाओं में सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट शासक बोल सकते हैं या सबसे महान शासक थे। और इसके पश्चात जब इनकी मतलब मृत्यु हो जाती है तो जो पेशवा बनाया जाता है माधवराव प्रथम को बनाया जाता है। परंतु क्या होता है, माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मृत्यु के उपरांत नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है, और नारायण राव की जब मृत्यु होती है तो उसके पश्चात जो है वह उसके पुत्र माधवराव द्वितीय को बनाया जाता है। कहीं कहीं इनका नाम जो है वो सवाई माधवराव भी मिलता है, माधवराव द्वितीय का नाम। याद रखिएगा इस चीज को। मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों में पेशवा को लेकर टकराव होने लगा था। क्यों? क्योंकि जो रघुनाथ राव है बेसिकली यह नारायण राव का पेशवा, मतलब नारायण राव जो पेशवा है उसके क्या थे, चाचा थे, चाचा, ठीक है। तो रघुनाथ राव और इन दोनों में क्या हो जा रही थी, लड़ाई हो जा रही थी। फिर उसके बाद देखिए, रघुनाथ राव जो है वापस से नारायण राव की मृत्यु के पश्चात भी रघुनाथ राव को पेशवा का पद प्राप्त नहीं होता है, बल्कि किसको होता है, नारायण राव के पुत्र माधव राव द्वितीय को होता है। आई होप कि आप लोगों को सिनॉप्सिस समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो रघुनाथ राव था उसे फिर से पेशवा का पद जो है वो प्राप्त नहीं हो पाया। तो रघुनाथ राव ने क्या किया, अंग्रेजों से संधि कर ली। कौन सी संधि यहाँ पर इसने की, सूरत की संधि की। नोट डाउन कर सकते हैं, सूरत की संधि इसने अंग्रेजों के साथ की, जो कि 1775 में हुआ था। किस लिए? पेशवा का पद प्राप्त करने के लिए। पेशवा का पद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 में कर ली। याद रखिएगा कि संधि में जो मेन उसकी जो शर्तें होती है वो किस प्रकार से थी, कि पहला शर्त तो ये था कि जो रघुनाथ राव है उसने सालसेट और बेसिन का जो क्षेत्र है सूरत एवं बहराइच जिलों से राजस्व हिस्से के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया। यानी राजस्व का सारा हिस्सा जो था बेसिकली सालसेट और बेसिन के क्षेत्र से, ठीक है, सब कुछ किसको दे दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया, सूरत के संधि के अंतर्गत। याद रखिएगा। और बदले में उसे क्या प्राप्त हुआ, बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की टुकड़ी सौंपी। कितनी? 2500 सैनिकों की टुकड़ी जो है वो सौंपी। फिर इसके आगे क्या होता है कि जो सूरत की संधि बेसिकली क्या हुई थी, सूरत की संधि कहीं ना कहीं हस्ताक्षरित की गई थी, उसकी जो एक प्रतिलिपि थी उसे बंगाल प्रेसिडेंसी के पास भेजा जाता है। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होता है बंगाल का, याद रखिएगा, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध था तो जो गवर्नर जनरल था वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। नोट डाउन करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया था। तो क्या होने लगा उसके पश्चात कि बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा मराठों को भी यह युद्ध समाप्त करने के लिए कहा, और बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा पुरंदर की संधि के लिए भेजा गया, यानी पुरंदर की संधि साइन करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले ये जाना है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1776 में। किसके किसके बीच?
मराठों और अंग्रेजों के बीच। अब हम जानेंगे कि पुरंदर की संधि के क्या शर्तें थे। हम लोगों को पता चल गया कि सूरत की संधि के क्या शर्तें थे, कि सालसेट और बसीन का जो बेसिकली क्षेत्र था वो राजस्व सहित किसे दे दिया गया था, अंग्रेजों को दे दिया गया था। अब हम लोगों को देखना है पुरंदर की संधि की शर्तें। तो चलिए यह देख लेते हैं। देखिए जो संधि हुई थी पुरंदर की 1776 में, उसके अंतर्गत ये जो माधवराव द्वितीय हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, सवाई माधवराव द्वितीय, इनको ही वास्तविक पेशवा माना गया। और इसके साथ ही क्या हो गया कि जो अंग्रेजी कंपनी है उसके द्वारा मराठों के किसी भी विरोधी के साथ संधि नहीं करी जाएगी, रघुनाथ राव से भी नहीं करी जाएगी, ऐसा पुरंदर की संधि में कहा गया था। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजी कंपनी के द्वारा मराठों के जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था वो मराठों को वापस से सौंप दिए जाएंगे, ऐसा बोला गया था पुरंदर की संधि में। फिर उसके बाद मराठों के द्वारा अपने विद्रोही से हो चुके मराठा भाई रघुनाथ राव को प्रस्ताव दिया गया कि अगर वह अपनी सेना को खत्म कर देगा तो मराठों के द्वारा उसे 25,000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। और ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब कहीं ना कहीं बोला जाए कि ये जो है पुरंदर की संधि और दूसरा हमारा हो जाता है हमारा ये सूरत की संधि, ठीक है। सूरत की संधि और पुरंदर की संधि ये दोनों किस में हुआ था, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध में। और आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो बेसिकली शुरू हुआ था 1775 में, पहला वाला, ठीक है। किस तरीके से शुरू हुआ था, मैंने पृष्ठभूमि आप लोगों को बताई। कहीं ना कहीं पेशवा को लेकर यहाँ पर युद्ध हुआ था, जब कहीं ना कहीं जो रघुनाथ राव है उसने क्या किया था, अंग्रेजों से संधि कर ली थी। उसके पश्चात ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में हुआ था। देखिए यहाँ पर समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल मराठा। अब ये 3 युद्ध हुआ था। सबसे पहला हुआ था, फर्स्ट वाला जो हुआ था वो 1775 से लेकर चला था 1782 तक, नोट डाउन करते जाएंगे। और जो सेकंड वाला हुआ था वो हुआ था 1802 से लेकर 1805 तक। फिर उसके बाद देखिए थर्ड वाला हुआ था 1816 से लेकर 1818 तक। यानी बोल सकते हैं कि जो आंग्ल मराठा युद्ध चला था वो 1775 से लेकर 1818 तक चला था। याद रखिएगा इसको। तो एक बात समझिए कि फर्स्ट वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध था उस टाइम पे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और सेकंड वाले में विलेजली, और थर्ड वाले में लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहले वाला आंग्ल मराठा युद्ध में जो है वो मराठा लोग जीत गए थे, और सेकंड वाले में कौन जीता था बताइए, सेकंड वाले में अंग्रेज जीते थे। फर्स्ट वाले में मराठा, सेकंड वाले में अंग्रेज, और थर्ड वाला ऐसा युद्ध था कि उसमें मराठा शासन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। याद रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, माइंड मैपिंग। देखिए आपको ये भी समझ में आया होगा कि फर्स्ट वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच, तो इसी में क्या हुआ था, सबसे पहले सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि जब अस्वीकार कर दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, तो उसके बाद पुरंदर की संधि 1776 में की गई थी। पुरंदर की संधि के पश्चात बड़गांव की संधि की गई थी। याद रखिएगा, बड़गांव की संधि क्यों की गई थी, क्योंकि जो मराठा लोग हैं जब अंग्रेजों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा दिए थे, उनकी बहुत ज्यादा हानि कर दिए थे, तब ये संधि जो है वो मराठाओं के द्वारा की गई थी अंग्रेजों के साथ। लेकिन बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बड़गांव की जो संधि है, जो कि कब हुई थी, बड़गांव की संधि बताइए कौन से सन में हुई थी। तो देखिए बड़गांव की जो संधि हुई थी वो 1700 किसमें हुई थी, 79 में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। कब हुई थी, जबकि अंग्रेजों ने अपनी हार को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, और मराठाओं के जितने भी जो क्षेत्र थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा हथिया लिए गए थे, उसे क्या करना था, उन्हें मराठाओं को वापस करना था। याद रखिएगा इस चीज को। देखिए आगे बड़गांव की जो संधि है उसको भी क्या किया, जब पता चला वॉरेन हेस्टिंग्स को कि कोई बड़गांव की संधि करके एक संधि हुई है जिसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने जो क्षेत्र मतलब हथिया लिए हैं मराठों के, उनको क्या करना है, वापस से मराठाओं को क्या करना है, वापस करना है। तो जब उसे यह पता चला वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो उसने फिर से क्या किया, सूरत की संधि और पुरंदर की संधि की तरह बड़गांव की संधि को भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, बोला कि ये संधि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अब देखिए फिर जब उसने ये चीज अस्वीकार कर दिया, तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने अपनी 3 सेना, जिसमें कि कर्नल गोडार्ड,
कप्तान पोफम और जनरल कैमेक, 3 बेसिकली सेनाओं का नेतृत्व करके इन तीनों को मराठाओं के विरुद्ध कार्य पर लगा दिया, जिसमें कि जो कर्नल गोडार्ड था उसने अहमदाबाद पर कब्जा किया, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया। और जो कप्तान पोफम था, कप्तान पोफम ने किस पर कब्जा कर लिया, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। किस पर, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। और जनरल कैमेक ने किस पर कब्जा कर लिया, बसीन पे कब्जा कर लिया। किसने कर दिया, बसीन पे। ये तीनों, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जनरल कैमेक के द्वारा सिपरी पर आक्रमण कर दिया जाता है और सिपरी में सिंधिया को बेसिकली इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पराजय के बाद क्या होता है कि सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि को प्रस्तावित किया और उस संधि में ये बोला कि युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान की जाए और राघव राव को, मतलब जो रघुनाथ राव था, उसे क्या कर दिया जाए, पेंशन दिया जाए। मतलब बेसिकली बोला जाए तो सिंधिया जो है वो माधवराव, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सवाई माधवराव, उसके पेशवा के वो समर्थन में था। परंतु वह यह भी चाहता था कि जो रघुनाथ राव है उसको कुछ पेंशन प्रदान कर दी जाए। फिर उसके बाद मई 1782 में एक संधि हुई, जिसको कि कौन वो कर रहा था, किसने ये संधि की मांग की, सिंधिया ने, ठीक है। तो यह संधि जो है वो सालबाई के संधि के नाम से 1782 में हुआ, सालबाई की संधि, याद रखिएगा। और जब ये संधि हुई, सालबाई की संधि, तो कहीं ना कहीं लगभग 10-20 वर्षों तक क्या हुआ, यह एक शांति संधि थी मराठाओं और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच। तो याद रखिएगा कि इस संधि के द्वारा सिंधिया को क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा उसकी सारे क्षेत्र वापस कर दिए गए थे। याद रखिएगा इस चीज को। और इस संधि में, जो सालबाई की संधि है, उसमें आगे ये कहा गया कि जो मराठा है वो किसी भी अन्य यूरोपीय देश के साथ कोई भी अन्य संधि नहीं कर सकता है। ये भी बात इसमें कहा गया था। देखिए आगे क्या होता है कि जब सालबाई की संधि जो कि 1782 में होती है, इस टाइम पे माधवराव द्वितीय क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और इनके आत्महत्या के पश्चात ही रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय को क्या बनाया जाता है, पेशवा बनाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को कि यह जो है बाजीराव द्वितीय, ये 8वां और अंतिम पेशवा था, याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है कि जो बाजीराव द्वितीय है वो एक कमजोर शासक था, कमजोर पेशवा था, कह सकते हैं कि एक कमजोर पेशवा था, जिसको कि सिंधिया और बेसिकली होलकरों ने मिलकर हरा दिया था। पेशवा वाले युद्ध में क्या कर दिया था, हरा दिया था बाजीराव द्वितीय को। बाजीराव द्वितीय क्या करता है, हार कर कहाँ चला जाता है, बताइए। बाजीराव द्वितीय जो है वो हार जाता है और हारने के बाद बसीन के क्षेत्र में चले जाते हैं बाजीराव द्वितीय। उसके बाद क्या होता है कि इनको बाद में फिर से ऐसी इच्छा जागती है कि मैं फिर से पेशवा बनना चाहता हूँ। ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी होता होगा कि मान लीजिए आप लोगों ने अपनी कोई मनपसंद वस्तु छोड़ दी या फिर किसी कारणवश वह छूट गई, लेकिन बाद में आपके मन में क्या आता है, ऐसी आशा आती है या उम्मीद आता है या ऐसी इच्छा आती है कि अगर वो फिर से मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो इसके लिए ही बाजीराव द्वितीय को भी सेम चीज लगा और बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, अंग्रेजों से एक संधि फिर से कर लिया 1802 में, 1802 में। और ये संधि जो हुई वो बसीन की संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है, बसीन की संधि। और याद रखिएगा बसीन की जो संधि है उसके फलस्वरूप ही कौन सा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बाजीराव द्वितीय की हेल्प करने के लिए बेसिकली उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बदले में उन्होंने बोला कि हम एक संधि करेंगे आपके साथ। संधि का क्या नाम है, बसीन की संधि। और बसीन की संधि 1802 में हुई थी, मैंने बताया। अब हम लोगों को यह जानना है कि इसमें किस प्रकार की शर्तें थी, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये था कि जो सूरत का क्षेत्र था वह अब अंग्रेजों को देना था। सूरत का जो क्षेत्र था वह किसको देना था, बाजीराव द्वितीय को, अंग्रेजों को देना था। फिर उसके बाद क्या था कि मराठों के द्वारा निजामों से जो लिया जाता था एक कर, जिसे कि हम क्या कहते थे, चौथ कहते थे। क्या कहते थे, चौथ कहते थे। चौथ जो है वो बेसिकली 1/4 लिया जाता है, मतलब कि कहीं ना कहीं 100 भाग में से बोला जाए तो 25% जो है वो लिया जाता है, इसे बोलते हैं चौथ। तो चौथ जो है वो बंद करना होगा, ऐसा इस संधि में कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि निजामों के द्वारा अंग्रेजी कंपनी के साथ सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर
कर दिए गए थे। तो जिसके द्वारा निज़ामों की यह मांग होगी कि मराठों के द्वारा जो हमसे चौथ लिया जाता है, आप उसको क्या कीजिए, बंद करवा दीजिए। ठीक है। अंग्रेजी कंपनी भी तो कुछ हेल्प करेगी ना बाजीराव द्वितीय की। बाजीराव ने सूरत का क्षेत्र दे दिया, निजामों के द्वारा चौथ लेना बंद कर दिया, निजामों से जो है वो चौथ लेना बंद कर दिया। इतना काम बाजीराव द्वितीय ने किया, तो अंग्रेज भी तो बाजीराव द्वितीय के लिए कुछ कार्य करेगी। तो अंग्रेजी कंपनी जो थी उसने क्या किया, बाजीराव द्वितीय के लिए 6000 सैनिक जो है वो बाजीराव द्वितीय के सहयोग के लिए उसे प्रदान किए। याद रखिएगा। बट अंग्रेज तो बहुत चालाक थे, वो ऐसे ही 6000 सैनिक तो बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे ही थोड़ी देंगे अपने खर्चे पे। तो अंग्रेजों ने बोला कि हम तुमको 6000 सैनिक तो देते हैं, लेकिन इसका जो खर्चा है इन 6000 सैनिकों का, उनके रहने खाने पीने और जो भी उनको तलवार वगैरह दिया जाएगा, जो भी हथियार दिए जाएंगे, उसका खर्चा कौन उठाएगा, तुम स्वयं उठाओगे। ऐसा अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को कहा। आगे बेसिकली मराठों की जो सारी विदेशी शक्तियां हैं या विदेशी नीतियां हैं, उस पर अब कौन अधिकार कर लेगा, अंग्रेज उस पर अधिकार करेंगे। यानी कि विदेशी लोगों से किसी भी प्रकार की संधि करने से मराठों को मना किया गया था इस संधि के अंतर्गत, बसीन की संधि के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बसीन की संधि के अंतर्गत आप लोगों ने जितना भी पढ़ा या सुना, उसके अंतर्गत आप लोग ये समझ गए होंगे कि बसीन की संधि का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, और जिससे कि मराठा शक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होती गई, क्षीण होती गई। यानी कि उसकी जो शक्ति है अब क्या होने लगी, कम होने लगी। तो बालाजी बाजीराव के द्वारा जो मराठा परिसंघ का निर्माण किया गया था, किसका निर्माण किया गया था, मराठा परिसंघ का निर्माण किया गया था, अब वह क्या हो गया, टूटने लगा या उसका ह्रास हो गया। अब देखिए एक चीज समझिए, मराठा परिसंघ को यहाँ पर समझा देती हूँ आपको कि मराठा परिसंघ का जो निर्माण है, सबसे पहले ये जानिए कि मराठा परिसंघ का निर्माण किया किसने था। तो याद रखिए ये 1720 से 1740 के बीच, ठीक है, ये इसका निर्माण हुआ था, जो कि बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर देखिए यहाँ पर जो है वो बालाजी बाजीराव प्रथम के द्वारा ये मराठा परिसंघ का जो है वो निर्माण किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी शासकों के बीच क्या हुए, कुछ क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया, आवंटित कर दिया गया कह सकते हैं। तो ग्वालियर का जो क्षेत्र है वह किसको दिया गया, सिंधिया को दिया गया। फिर उसके बाद इंदौर का जो क्षेत्र है, इंदौर का क्षेत्र जो है वो होलकर को दिया गया। आप भी ऐसा मैप बना सकते हैं। और नागपुर में भोंसला का शासक था, ठीक है, भोंसले। और फिर उसके बाद देखिए पूना में पेशवा, निमोनिक्स से भी याद कर सकते हैं, P4 पूना, P4 पेशवा, ठीक है, निमोनिक्स बना सकते हैं आप। और बड़ौदा में क्या था, बड़ौदा में थे गायकवाड़। तो इस तरीके से क्षेत्रों का जो विभाजन है वो बाजीराव प्रथम ने मराठा परिसंघ का निर्माण इसके द्वारा किया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, तो अब जब बसीन की संधि हुई तो बसीन की संधि का फायदा बाजीराव द्वितीय को तो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर बाजीराव द्वितीय ने सोचा कि अब सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक अभियान चलाते हैं उनको खत्म करने के लिए। तो इस तरीके से सिंधिया वंश, भोसले वंश, होलकर वंश और मराठा सब मिलकर क्या करने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाने लगे। लेकिन इस टाइम पे अभियान जो है वो फेल हो गया या कह सकते हैं असफल हो गया, जिस वजह से क्या हो गया, मराठा हार गए। और याद रखिएगा यही युद्ध जहां की सारे शासक मिलकर किसके खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके पश्चात ही क्या हो गई, मराठा शक्ति मृत प्राय हो गई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। मतलब उसकी शक्ति जो है वो खत्म हो गई, मराठा साम्राज्य जो है वो खत्म हो गया। इसके पश्चात ही जो युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा का तृतीय युद्ध, जो कि किसमें हुआ था, 1818 तक चला था। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता है आप लोगों के मेंस में कि मराठा शक्ति की पराजय के क्या क्या कारण थे, तो सबसे पहले आप लोग शुरू से शुरू करेंगे, जिसमें कि आप लोग बताएंगे कि मराठा शक्ति जो है वो शुरुआत हुई थी बालाजी विश्वराव के टाइम पे, और उसके पश्चात क्या हुआ कि बालाजी बाजीराव तक वो गया, और फिर बहुत से ऐसे पेशवा आए जिन पर मराठा साम्राज्य जो था वो चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ
कि कुछ पेशवा ऐसे आए जो कि कमज़ोर थे, जिसकी वजह से मराठा शक्ति क्या होने लगी, क्षीण होने लगी। ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे, ठीक है? जिसकी वजह से अन्य शक्ति मराठों के इर्द-गिर्द नज़र आने लगी, जो कि पहले नहीं आती थी। फिर आप कह सकते हैं कि मराठाओं में बेसिकली परस्पर विश्वास का अभाव था एवं अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा वे लोग पूरी करना चाहते थे। फिर आप कह सकते हैं कि उनका आर्थिक संगठन था, वह भी क्या था, दोषपूर्ण था। आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा। देखिए, और आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो मराठाओं की सैन्य व्यवस्था थी, उसमें भी कई प्रकार के क्या थे, दोष थे। और आप कह सकते हैं कि उग्र राष्ट्रीयता का कहीं न कहीं एक अभाव था, आत्मनिर्भरता का अभाव था। वे लोग अंग्रेज़ों से संधि कर लेते थे, उन पे भरोसा कर लेते थे, लेकिन बाद में क्या होते थे, अंग्रेज़ उनको धोखा दे देते थे, चीट कर देते थे। मतलब मैं चीट कर देते थे अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप इसको एक स्टैंडर्ड हिंदी वाले लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है? और आप ये भी लिख सकते हैं कि कहीं न कहीं बाद में जो पेशवाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, तो कह सकते हैं कि एक योग्य पेशवा की कमी या फिर योग्य नेतृत्व का अभाव हो गया था। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देखिए, ये भी आप समझ लीजिए, एक बार वंशावली भी समझा देती हूँ। जैसे शिवाजी के क्या थे, 2 पुत्र थे, एक संभाजी और दूसरे राजाराम, याद रखिएगा। और संभाजी के पुत्र थे शाहू और शाहू के पुत्र राजाराम द्वितीय, राजाराम द्वितीय के बाद शाहू द्वितीय। और राजाराम के पुत्र थे संभाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय। 2 पुत्र थे राजाराम के, याद रखिएगा, संभाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय के एक पुत्र राजाराम द्वितीय। याद रखिएगा कि जो शाहू है, बेसिकली शाहू ने क्या किया था, शाहू जी ने ये किया था कि जो बालाजी विश्वनाथ है, उनको सेना करते की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेना करते की उपाधि बालाजी विश्वनाथ को किसने दी थी, तो शाहू जी ने दी थी। और याद रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ जो थे, वह कहीं ना कहीं उस परिवार के पहले वंशानुगत पेशवा थे। याद रखिएगा, पहले वंशानुगत पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, जिन्हें सेना करते का जो पद है वो शाहू जी ने प्रदान किया था। और शाहू जी ने बाद में इन्हें, मतलब इनके काम को देखते हुए, पेशवा के पद पर भी इन्हें क्या कर दिया था, पेशवा के पद से प्रधानमंत्री बना लिया था, याद रखिएगा। और फिर देखिए, बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र थे, जो बाद में पेशवा बने थे, वह थे कौन, बाजीराव प्रथम। कौन, बाजीराव प्रथम, याद रखिएगा। और बाजीराव प्रथम जो है, उसके 4 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर और जनार्दन राव। याद रखिएगा इस चीज को। आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे और उसकी बेसिकली वंशावली के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।